नमस्कार मित्रों। इंडिया इन ओलंपिक्स को हमने सीरीज के रूप में शुरू किया हुआ है। 2 ओलंपिक्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस सीरीज में। आज तीसरे ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं ये स्पष्ट कर दूं कि दूसरा वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत से लोगों के मैसेज आए और वो कंफ्यूज हैं कि भारत का आधिकारिक रूप से प्रथम ओलंपिक कौन सा माना जाता है। तो मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं, सन 1900 के ओलंपिक में भारत के प्रतिनिधित्व का कहीं भी जिक्र नहीं है आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और वो जो 2 मेडल जीते गए थे वह नॉर्मन जी प्रचार के उनके ऊपर ब्रिटेन ने क्लेम कर दिया। भारत का आधिकारिक रूप से प्रथम ओलंपिक जिसमें भारत ने भाग लिया वह सन 1920 का ओलंपिक माना जाता है, एंटवर्प। और यह इसलिए माना जाता है क्योंकि किसी भी देश को जो आधिकारिक रूप से ओलंपिक में भाग लेता है, आईओसी यह कहता है कि उस देश के पास उसकी एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होना चाहिए। क्योंकि भारत के पास तब तक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ नहीं था, तो आईओसी ने भारत के सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को एक विशेष आमंत्रित या विशेष प्रतिनिधित्व सदस्य का दर्जा दिया, जिससे आईओसी में उनकी भागीदारी हो गई। और भारत ने भारत के नाम से पहली बार भाग लिया किसके झंडे तले? आईओसी के झंडे के तले। तो यह स्पष्ट कर लीजिएगा कि भारत का आधिकारिक रूप से ओलंपिक में प्रथम प्रतिनिधित्व सन 1920 एंटवर्प ओलंपिक से माना जाता है। और यह भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वह व्यक्ति कौन थे जिनको आईओसी ने भारत की तरफ से पहला विशेष प्रतिनिधि होने का दर्जा दिया। वह सर दोराबजी जमशेदजी टाटा थे। तो बिना समय गंवाए हम लोग इंडिया इन ओलंपिक्स की सीरीज का तीसरा वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वही रूटीन की तरह एक काम जो आपको करना, आपकी और मेरी एक लाइबिलिटी बनती है, लाइक कर दे सबसे पहले, साथ ही अपनी अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर इसे शेयर कर लें। तो शुरू करते हैं मित्रों, इंडिया इन ओलंपिक्स का तीसरा वीडियो। भारत का सन 1924 पेरिस में दूसरा प्रतिनिधित्व। कौन सा प्रतिनिधित्व? तो दूसरा प्रतिनिधित्व। तो देखिए, जैसे ही भारत में अगर मैं ओलंपिक मूवमेंट की बात करता हूं तो ओलंपिक मूवमेंट के लिए सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को यह तुरंत प्रभाव से समझ में आ गया। आईओसी ने सन 1920 के ओलंपिक के बाद उनको यह मैसेज दे दिया कि हमारा नियम है कि जब तक आपके देश में ओलंपिक संघ नहीं होगा हम अगले ओलंपिक में आपको भाग नहीं लेने देंगे। चूंकि पहले ओलंपिक में तो आपको छूट दे दी गई, रियायत दे दी गई, लेकिन अब आप जाते ही तुरंत प्रभाव से अपने देश के अंदर एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ बनाने का काम शुरू कर दे। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा को यह बात तुरंत प्रभाव से क्लिक कर गई, समझ में आ गई। उन्होंने आते के साथ ही तुरंत इस नेशनल कमेटी को बनाने का काम जो है वह शुरू कर दिया। कैसे किया? जैसे ही 1920 के खेलों के जस्ट बाद सोराबजी भूत ने उनको अपनी एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में यह बताया कि कुश्ती और हॉकी जैसे खेल का अगर हम लोग फोकस करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन टूर्नामेंट्स के अंदर, इन ओलंपिक्स के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने वह मैसेज भी दे दिया जिसमें आईओसी ने उन्हें यह कहा था कि आप अपने देश में अगले ओलंपिक में तभी भाग ले पाएंगे जब आपके वहाँ एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ होगा। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा ने तुरंत इसको समझ लिया और समझते ही उन्होंने क्या काम किया? यह काम किया कि देखा जाए कि देश के अंदर हम राष्ट्रीय स्तर पर एक मूवमेंट कैसे चला सकते हैं, खेलों को, और संस्था कैसे बना सकते हैं। तो तुरंत उनके संबंध में एक संस्था पकड़ में आई, YMCA मद्रास, सॉरी YMCA मद्रास नहीं, YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इंडियन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। चूंकि उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक YMCA मद्रास नाम से फिजिकल कॉलेज भी खोला था और यह संस्था शारीरिक शिक्षा के अंदर पूरे भारत के अंदर काम कर रही थी। दोराबजी जमशेदजी टाटा बहुत बड़े स्टील व्यवसायी थे, उनकी समझ हमसे 100 गुना ज़्यादा बेटर थी। उन्होंने तुरंत यह चीज़ पकड़ ली कि ऐसी संस्था जो ऑलरेडी खेलों के ऊपर काम कर रही है, अगर मैं इसको इन्वॉल्व करता हूं तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो उन्होंने YMCA इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स AG नेहरन को, जिन्हें उस वक्त नेशनल डायरेक्टर भी कहा जाता था, आमंत्रित किया और यह कहा कि आप आएँ और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की हम बैठक करते हैं जिसके अंदर आप शामिल हो। AG नेहरन ने उनके इस आमंत्रण को स्वीकार किया और वो कमेटी के अंदर शामिल हो गए। 1923-24 में दोनों लोगों ने मिलकर एक टेंटेटिव कमेटी बनाई। ध्यान दीजिएगा, मैंने शब्द लिया है टेंटेटिव कमेटी। यह भारत की स्थायी समिति नहीं थी। भारत की स्थायी ओलंपिक संघ की स्थापना सन 1927 में हुई थी। यह टेंटेटिव कमेटी थी और इस टेंटेटिव कमेटी ने सबसे पहले AG नेहरन ने यह कहा कि हमारा उद्देश्य कैसे भी करके 1924 के ओलंपिक खेलों में भाग लेना है ताकि हमारा रूटीन टूटे ना।
तो इन्होंने टेंटेटिव कमेटी बनाई और उस कमेटी की सूचना आईओसी को भेज दी कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन हमने एक टेंटेटिव कमेटी बना ली है और इसकी बैठक 8 और 9 फरवरी 1924 को दिल्ली के रोशन आरा मैदान में हमने कंप्लीट कर ली है। आगे हम स्थायी खेल संघ बना लेंगे जिसे राष्ट्रीय ओलंपिक संघ कहते हैं। तो कृपया आप हमें 1924 ओलंपिक में भाग लेने की परमिशन दें। अब जब परमिशन आ गई तो फरवरी 1924 के अंदर पहली बार एजी नेहरन ने क्या काम किया कि टीम अब भेजे कैसे, हमारे पास अभी भी समय नहीं है, तो उन्होंने पहली बार 1924 फरवरी के अंदर एक भारतीय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया और इन खेलों से उन्होंने टॉप मोस्ट 8 एथलीटों को भारत के लिए 1924 के ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने को चुना। ध्यान दीजिएगा, अभी भी एथलीट ही आए हैं, जबकि सौरभजी भूत ने अपने पिछले ओलंपिक की रिपोर्ट में कहा था कि भारत का भविष्य जो है वह कुश्ती और हॉकी जैसे खेल में है, लेकिन चूंकि समय बहुत कम था तो इन 8 एथलीटों को सेलेक्ट किया। यहाँ एक कंट्रोवर्सी मिलेगी आपको। वह कंट्रोवर्सी क्या है कि बहुत सी किताबों के अंदर आपको 8 भारत के 1924 ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या मिलेगी 8 और कहीं 13 या 14। इस कंट्रोवर्सी को भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। देखिए, जब ये ट्रायल्स ली गई ओलंपिक भारतीय राष्ट्रीय खेलों की तो केवल 8 खिलाड़ियों को चूज किया गया। कितने खिलाड़ी चूज किए गए? 8। लेकिन क्या हुआ, जब बाद में ओलंपिक खेलों में भारत की दूसरी भागीदारी होने जा रही थी तो 13 खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए भेजा गया। अब ये क्यों भेजा गया, मैं इसका स्पष्ट कर दूं कि प्रथम ओलंपिक के अंदर तो जैसा हमने पढ़ा था कि दोराबजी जमशेदजी टाटा, बॉम्बे गवर्नमेंट और लोगों ने मदद कर दी थी पैसे से, लेकिन अब इस ओलंपिक के अंदर यह समस्या आ रही थी। दूसरी बात, ट्रेनिंग के लिए, जैसे पिछले ओलंपिक में तो भारत की टीम को 1.5 महीने के लिए ब्रिटेन में ट्रेंड किया गया था, लेकिन इसकी ट्रेनिंग कहाँ हो, तो YMCA मद्रास, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास में इस टीम का कैंप लगाया गया। वहां पर भारत के शारीरिक शिक्षा के पिता कहे जाने वाले, भारतीय शारीरिक शिक्षा के जनक कहे जाने वाले श्री HC बक, हैरी क्रो बक जो है प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत थे। उनके कार्य को देखकर उनको इस टीम के साथ एक तरह से मैनेजर बनाकर भेजा गया और सौरभजी भूत जो पिछले ओलंपिक के अंदर भी शामिल थे उनको भी इस टीम में ऑब्जर्वर लगाकर भेजा गया। अब बात यह आई कि जब सेलेक्ट 8 खिलाड़ी किए तो 13 क्यों भेजे गए? तो देखिए, उस वक्त क्या है कि दूसरे देशों से आए धनी खिलाड़ी जो है वो टेनिस खेलते थे। इन लोगों ने यह कहा कि हम भी भारत की तरफ से भाग ले लेते हैं और वित्तीय प्रबंधन में मदद कर देंगे। इस तरह भारत ने पहले ओलंपिक में 2 खेलों में भाग लिया, एथलेटिक्स में 7 खिलाड़ी और टेनिस के अंदर 6 खिलाड़ी। तो टोटल कितने खिलाड़ी हो गए? 13 खिलाड़ी। 2 खेलों में भारत ने भाग लिया और इसलिए आपको कई किताबों में कंफ्यूजन मिलेगा, जिसको मैंने दूर कर दिया है। अब भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन कौन थे? एथलेटिक्स के अंदर जो 7 खिलाड़ी थे वो देखिए, नाम आपके सामने है, जल्दी से मैं पढ़कर बता देता हूं। जेम्स हॉल, विल्फ्रेड हिल्टेड, CK लक्ष्मणन, टेरेस पेंटर, दिलीप सिंह, महादेव सिंह और पाला सिंह। इस तरह इन 7 खिलाड़ियों ने तो एथलेटिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया। किसी का भी कोई भी उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं था, इसलिए वो पहला दौर ही लगभग सभी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ हम किसी के उल्लेखनीय प्रदर्शन की बात नहीं करेंगे। दूसरा, टेनिस के अंदर यहाँ एक आश्चर्यजनक तथ्य आएगा और उस तथ्य को हम लोग फोकस करेंगे और यह ओलंपिक क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ओलंपिक के अंदर 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन सबसे अंतिम नाम को देखिए, अतर फिजी, सैयद मोहम्मद, सिडनी जैकब, मोहम्मद सलीम, डोरान रत्नम और नोरा पॉली नाम के ऊपर हम फोकस करेंगे, क्योंकि टेनिस के अंदर जिन 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया था उसमें से एक नाम आ गया विशेष, नोरा पॉली। और यह क्यों नाम आ रहा है इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। हम एक ऐसी एथलीट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नोरा पॉली, और नोरा पॉली को भारत की तरफ से ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला होने का दर्जा प्राप्त है। इन्होंने अपने इंडिविजुअल इवेंट के साथ साथ मिक्स डबल इवेंट में अंदर भी भाग लिया था और यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट किया। नोट कर लीजिएगा, इसलिए हम टेनिस के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके इवेंट के ऊपर फोकस कीजिएगा, इवेंट कौन कौन सा था। दूसरा, आप यह देखिएगा कि इनके साझेदार कौन थे। साथ ही नोरा पॉली चूंकि भारत की पहली महिला थी, इसलिए हम यह भी स्पष्ट कर देंगे कि नोरा पॉली के बारे में थोड़ी सी उसकी जीवनी को हम लोग पढ़ें। तो जब नोरा पॉली की बात करेंगे तो नोरा पॉली ने अपने इंडिविजुअल इवेंट के साथ साथ सिडनी जैकब नाम के साथ मिक्स डबल इवेंट में भी भाग लिया। पहले राउंड में इनको बाय मिली, लेकिन दूसरे राउंड के अंदर ये लोग हार गए। अब किससे हारे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको इनके नाम स्पष्ट कर दिया है, तो यह चीज आप स्पष्ट कर लीजिएगा। नोरा पॉली के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस कर चलना है। जब नोरा पॉली की हम लोग बात करेंगे तो नोरा पॉली
कि थोड़ी सी जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं कि नोरा पोली देखिए बेसिकली ये इंडियन थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक भारतीय सेना के मेजर के साथ शादी कर ली और ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के बाहर चली गई। जब बाहर चली गई तो बहुत साल तक उन्होंने 3 साल तक लगभग बाहर रही। 1921 में ये भारत लौट कर आई, जिस देश के अंदर इन्होंने जन्म लिया था, क्योंकि उनके पति की पोस्टिंग जो है वो भारत के अंदर हो गई। और 1921 के अंदर ही जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर 1920 का पहला ओलंपिक रिप्रेजेंट करके टीम आई थी और सर दोराबजी जमशेदजी टाटा प्रयास कर रहे थे। और उसी दौरान क्या है कि जब ये आई तो 3 साल बाद भारत ने 1924 के अंदर नेशनल ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। और यही ओलंपिक गेम्स जो हैं ये भारत के लिए एक तरह से सीड्स बने, मतलब बीज बने। और यह ओलंपिक देखिए 1920 के प्रथम ओलंपिक में एथलीट्स और कुश्ती के खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगर प्रश्न आता है कि टेनिस के खिलाड़ियों ने किस ओलंपिक से भारत को रिप्रेजेंट किया, तो यह 1924 का ओलंपिक था। नोरा पोली। अब एक प्रश्न और आता है कि क्या नोरा पोली ने इन भारतीय ओलंपिक गेम्स के अंदर भाग लिया या नहीं लिया। तो देखिए इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज मिलेगी, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद यह सार निकाला है कि नोरा पोली चूंकि ब्रिटिश फौज के अफसर की मिसेज थी, तो ब्रिटिश फौज ने इनके ओलंपिक गेम्स के आयोजन के अंदर बहुत सा सहयोग दिया। और ये जितने भी नाम आए ये ब्रिटिश पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे टेनिस के खिलाड़ी। तो नोरा पोली ने कहीं भी कॉम्पीट नहीं किया, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसने खेलों के आयोजन में सहयोग दिया और इस तरह पहली बार भारत के ओलंपिक टीम के साथ वह टेनिस को रिप्रेजेंट करने वाली महिला बनी। वो लोग भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए 1924 पेरिस ओलंपिक के अंदर चले गए। तो यह एक कंट्रोवर्सी वाला प्रश्न है जिसके ऊपर हमने चर्चा करी। तो इस तरह से मित्रों नोरा पोली जब वहां चली गई तो नोरा पोली ने रिप्रेजेंट किया भारत का दूसरा ऑफिशियल जो ओलंपिक था वह, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल्ड चर्चा करी। 13 खिलाड़ी थे, 7 एथलेटिक्स में थे, 6 टेनिस के अंदर थे। भारत की पहली महिला जिसे नोरा पोली कहा गया, जिसने भारत को रिप्रेजेंट किया, भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। उसने सैयद जैकब के साथ जो है वह मिक्स डबल्स में रिप्रेजेंट किया। हैरी क्रोबक जिन्हें भारत की शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है, वो भारत के मैनेजर बनकर गए। सोराबजी भूत जो है वो दोबारा पर्यवेक्षक बन के गए। भारत का कोई उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन एजी नहरन ने इन खेलों के अंदर बहुत विस्तृत डीप योगदान दिया। इन सारी चीज़ों को हमने स्पष्ट किया और अगले वीडियो में हम लोग भारत के इंडिया इन ओलंपिक्स 1928 एम्स्टर्डम के बारे में बात करेंगे। मित्रों साथ ही आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लेलिस्टों के माध्यम से हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। सिलेबस को हम सीक्वेंशियल में कवर कर रहे हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किन्सियोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, योगा, इंडिया इन ओलंपिक्स, ये सारे हमने कवर अप कर दिए हैं और जीरो से हमने शुरू किया ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए। तो एक और अनाउंसमेंट, देखिए लाइव सेशंस हम लोग शुरू करेंगे, ज्वाइन कर लीजिए बटन को। आप जब ज्वाइन बटन करेंगे तो जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है उसी में से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर, सडन क्वेश्चंस लेकर आपके लाइव टेस्ट लेंगे, जिससे आपकी आधारी का सर्वोत्कृष्ट आधार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते रहेंगे नए वीडियोज के साथ। आपका भरत सिंह गुर्जर और सिलेबस को कंप्लीट कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।